वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है ट्यूलिप सीरीज की वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो एन फ्रैंक ने लिखी है, ये लेसन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, यानी हम पढ़ चुके हैं ये लेसन। तो आज इसी से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं हम वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैं पिछले कई दिनों से मसरूफ था, आपके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, आपके लिए हम कोई भी नई वीडियो लेके नहीं आए। तो आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको इसी से रिलेटेड हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13 years old girl? यानी क्या एन सही थी जब उसने ये कहा कि दुनिया 13 साल की लड़की की अक्कासी या जो सोच की मुद्दत है उसमें दिलचस्पी नहीं लेगी। म्यूजिंग्स बोलते हैं अक्कासी या सोच की मुद्दत या पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट। इस सवाल में ये पूछा गया है कि क्या एन सही थी जब उसने ये कहा कि दुनिया जो 13 साल की लड़की है उसकी जो सोच की मुद्दत है या जो अक्कासी की मुद्दत है उसमें दुनिया दिलचस्पी नहीं लेगी। तो इसका जवाब है नो शी वॉज नॉट राइट, नहीं वो सही नहीं थी। व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13 years old girl, कि दुनिया 13 साल की लड़की की सोच की या अक्कासी की मुद्दत में दिलचस्पी नहीं लेगी, यानी उस वक्त ये सही नहीं थी क्योंकि बिकॉज her diary became one of the most widely read books of the world and it has been translated into many other languages। क्योंकि जो इसकी डायरी थी ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से थी और इससे बहुत सारी जो जुबानें हैं उनमें ट्रांसलेट किया गया था, यानी इसका तर्जुमा बहुत सारी जुबानों में किया गया था। इन अदर वर्ड्स वर्ल्ड was understruck over the musings over her musings, यानी जो उसकी सोच की मुद्दत या जो उसकी अक्कासी की मुद्दत है जो दुनिया थी वो उसके ज़ेरे असर आ गई थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच लैंग्वेज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ओरिजिनली रिटन, यानी किस जुबान में जो डायरी ऑफ एन फ्रैंक है इसे असली लिखा गया है, यानी असली इसको असल में किस जुबान में लिखा गया है। इसका जो जवाब है वो है The Diary of Anne Frank was originally written in Dutch language, यानी जो एन फ्रैंक की जो ये डायरी थी इसे असल में डच लैंग्वेज में लिखा गया था, यानी जो इसकी डायरी थी एन फ्रैंक की इसे असल में डच लैंग्वेज में लिखा गया, यानी डच जुबान में लिखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है Why does Anne need to give a brief sketch of her family, यानी एन को अपने खानदान का एक मुख्तसर खाका देने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी एन जो है इसे अपने खानदान का ब्रीफ स्केच मींस मुख्तसर खाका देने की जरूरत क्यों पड़ी। डज शी ट्रीट किटी एज इंडोर और आउटडोर, क्या वो किटी को अंदरूनी तौर पर देखती है या बैरूनी तौर पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है एन थिंक दैट नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हर म्यूजिंग्स इफ शी गोज स्ट्रेट टू द टॉपिक, यानी एन ये सोचती थी कि कोई भी इस काबिल नहीं होगा इसकी म्यूजिंग्स को समझने के, कोई भी इसकी म्यूजिंग्स को समझने के काबिल नहीं होगा, यानी इसकी जो सोच की या अक्कासी की जो मुद्दत है उसे समझने के लायक नहीं होगा। इफ शी गोज स्ट्रेट टू द टॉपिक, अगर वो सीधी टॉपिक पे जाती है। दैट इज द रीजन, यही वजह है व्हाई शी थिंक्स इट नेसेसरी टू कीप ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, और यही वजह है कि वो ये सोचती है कि ये जरूरी है कि उसकी जो फैमिली है उसका मुख्तसर खाका पेश किया जाए। शी डजंट ट्रीट किटी एज an outsider but a very intimate insider with whom she can share her innermost feelings, यानी वो किटी को बतौरे बैरून नहीं देखना चाहती है लेकिन वो बिल्कुल उसको अंदरूनी तौर पर देखना चाहती है जिसके साथ वो अपनी इनरमोस्ट फीलिंग यानी जो उसके अंदर के एहसास हैं वो उसके साथ शेयर कर सके। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर मदर, मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कीसिंग, यानी जो एन है वो क्या महसूस करती है अपने बाप के बारे में,
दादी के बारे में, मिसेस क्यूपर्स के बारे में और मिस्टर कीसिंग के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है एन फ्रैंक feels that her father is the most adorable father she has ever seen। यानी वो अपने बाप के बारे में कहती है कि वो इसका बाप जो है वो बिल्कुल एडोरेबल यानी बेहतरीन बाप है जिससे उसने कभी देखा था। हर स्टेटमेंट नो वन वुड बी अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंडमा। यानी कोई भी जो उसका स्टेटमेंट है कि कोई भी उसकी जो दादी की तरफ उसका जो प्यार था वो नहीं समझ पाएगा। ये उसी का स्टेटमेंट है, ये अपनी दादी के बारे में कहती है। टेल अस दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर ग्रेवली। यानी ये हमें ये बताता है, जो इसका ये स्टेटमेंट है, कि वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मोreover, the touching gesture of lighting up one candle for grandmother on her birthday is also a poignant reminder of love for grandma। यानी दादी के लिए उसकी सालगिरह पर एक मोमबत्ती जलाने का दिल को छू लेने वाला इशारा भी दादी के लिए मोहब्बत की पुरजोश याद दहानी है। मिसेस कूपर्स के बारे में ये क्या महसूस करती थी? मिसेस कूपर्स द हेडमिस्ट्रेस इज आल्सो डियर टू एन। मिसेस कूपर्स जो हेड उस्तानी थी वो भी इससे बहुत ज्यादा प्यारी थी। बट एन एंड मिसेस कूपर्स वर इन टीयर्स व्हेन दे डिपार्टेड फ्रॉम ईच अदर एट द एंड ऑफ ईयर विद अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। यानी दोनों एन और मिसेस कूपर्स वर इन टीयर्स, ये आंसू में थी, इनकी आंखों में आंसू थे। व्हेन दे डिपार्टेड फ्रॉम ईच अदर, जब ये एक दूसरे से जुदा हुई, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में, विद अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, एक दिल को दहला देने वाले अलविदा के साथ। अब मिस्टर किसिंग के बारे में ये क्या सोचिए? ये मिस्टर किसिंग इज हर मैथ्स टीचर। मिसेस किसिंग उसका मैथ्स टीचर होता है। होम शी कॉल्स एन ओल्ड फोगे पर्सन, जिसे ये एक बूढ़ा धुंधला आदमी कहती है, बूढ़ा धुंधला आदमी कहती है। यानी ये मिस्टर किसिंग को ये जो मैथ्स टीचर होते हैं इसे ये बूढ़ा धुंधला आदमी कहती है। एंड वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू मच। जो एन थी ये बातें करने की बहुत ज्यादा शौकीन थी, यानी इसे शौक था बहुत ज्यादा बातें करने का। ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर एज। लेकिन जो वो मिस्टर किसिंग था ये इससे उम्र भर नाराज रहा, यानी ये अक्सर नाराज रहता था। बिकॉज शी टॉक्ड सो मच। क्यों ये से नाराज अक्सर रहता था? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड हिम एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। और बहुत सारी वार्निंग देने के बावजूद और बहुत सारी वार्निंग देने के बाद वो इसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क सौंपता है, असाइन करता है, तफवीज करता है एज पनिशमेंट, बतौर सजा। और वो होमवर्क क्या होता है? राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स। यानी चैटर बॉक्स पे इसको एक ऐसे लिखनी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? यानी जब उसने पहली अपनी ऐसे लिखी चैटर बॉक्स पर, जो से मिस्टर कीसिंग ने असाइन किया था कि आप चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखो, तो अपनी उस पहले ऐसे में एन फ्रैंक क्या लिखती है? तो इसका जवाब है इन हर फर्स्ट ऐसे, अपनी पहले ऐसे में एन राइट्स दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट। एन ये लिखती है कि जो बातें करनी हो, जो ये बातें करनी है, ये एक स्टूडेंट की खासियत है। ट्रेड बोलते हैं खासियत को। शी ऑल्सो राइट्स दैट शी विल ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और वो ये भी लिखती है कि वो इसे कंट्रोल में, काबू में रखने की कोशिश करेगी। एंड शी कांट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है। बिकॉज हर मदर ऑल्सो टॉकिंग, क्योंकि उसकी माँ भी बातें करती है। एज मच एज शी डज, वो भी उतनी बातें करती है जितनी ये करती है। शी मीन्स टू से, उसका कहने का मतलब ये है दैट टॉकिंग इज इनहेरिटेड ट्रेट, कि जो टॉकिंग है, जो ये बातें करना है, ये विरासती खासियत है। यानी ये विरासती खासियत है जो विरासत में मिली होती है। एंड इट इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। और विरासती जो खासियत होती है उसके बारे में आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यानी पहली अपने ऐसे में एन फ्रैंक ने यही सब कुछ लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 है एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल? हाउ? एन कहती है कि जो ये टीचर होते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी इनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। क्या मिस्टर कीसिंग भी अनप्रिडिक्टेबल है? अगर है तो कैसे? हाउ? हाउ मीन्स कैसे? एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। यानी एन कहती है कि जो टीचर्स होते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्ट यानी ऐसी मखलूक जिनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सके।
मिस्टर किसिंग प्रूव्स टू वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन जो मिस्टर किसिंग होता है ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल साबित होता है। ही सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन एट फर्स्ट। पहले पहले वो बड़ा डिसिप्लिन वाला लगता है। बट व्हेन एन कम्स आउट विद unbeatable arguments in the essays assigned to her by him as punishment for talking in the class। यानी क्लास में ज्यादा बातें करने के लिए उसे बतौर सजा जब उसे एसेज यानी जब उसे मजामीन तफवीज किए जाते हैं तो उनमें वो अनबीटेबल आर्ग्यूमेंट पेश करती है, वो लेके सामने आती है। यानी अनबीटेबल आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है ऐसे दलाइल जिन्हें न हराया जा सके। जब ये पेश करती है, मिस्टर किसिंग चेंजेस हिज एटीट्यूड। तो जो मिस्टर किसिंग होता है ये अपना रवैया तब्दील कर देता है। टुवर्ड्स हर, उसकी तरफ जो उसका रवैया होता है ये तब्दील कर देता है। ही नाउ अलाउज हर टू टॉक इन द क्लास। अब ये इसे क्लास में बातें करने की इजाजत देता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आने वाले लेक्चर्स में हम आपके साथ लैंग्वेज वर्क डिस्कस करेंगे, वो हम आपके साथ पढ़ेंगे। आप हमें अपनी कीमती राय देते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।